Please subscribe to my YouTube channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notifications instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, then please like and share my videos with your friends if you find these videos a little bit helpful. Also, you can leave a feedback here in comment box because this can encourage me to upload more such videos. Stay connected. Keep learning. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल RKS स्टडीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कश्मीर की हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कैसे भारत के साथ कश्मीर जुड़ गया, 72 साल पहले भारत में किस तरह से कश्मीर शामिल हो गया, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी। तब कश्मीर पर डोगरा राजपूत रूलर्स के राजा हरि सिंह का रूल था। डोगरा रूलर्स ने उस दौर में पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता था। फिर 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना। तब 40 लाख की आबादी वाले इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस और चीन से लगती थीं, इसीलिए इस रियासत की खास अहमियत थी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद तब पाकिस्तान नया नया बना था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आजाद रियासत। और यहीं से शुरू होती है दास्तान कश्मीर। 70 साल पहले एक कबायली हमला जो खत्म हुआ 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद, जिसने बदल दी जन्नत की सूरत, जिसने जन्नत को जहन्नम बनाने की बुनियाद रखी, जिसने पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया, जिसने कश्मीर की एक नई कहानी लिख डाली। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तान को शमसुद्दीन शाह मीर ने सींचा था, उसी के बाद तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया संवारा, जिसकी आस्तानों और फिजाओं में चिनार और गुलदार की खुशबू तैरती थी, जिसे आगे चलकर जमीन की जन्नत का खिताब मिला, उसी कश्मीर में आज से ठीक 70 साल पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर घोला कि जिसकी गंध आज भी कश्मीर में महसूस की जा सकती है। मेरा मुल्क तेरा मुल्क, मेरी जमीन तेरी जमीन, मेरे लोग तेरे लोग, इस गैर इंसानी जिद ने पहले तो एक हंसते खिलखिलाते मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, फिर लाखों को मजहब के नाम पर मार डाला गया और फिर उस जन्नत को भी जहन्नम बना दिया गया, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुसलमान की रियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी। मगर उनकी रियासत की सरहदों के नजदीक बैठे मुसलमानों के पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू आवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर के मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर दबाव डालना शुरू कर दिया और कश्मीर को जाने वाली तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा। महाराज हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब साफ लगने लगा था कि उनके हाथ से कश्मीर तो जाएगा, साथ ही डोगरा रियासत की आन बान भी खत्म हो जाएगी। कश्मीर वैली को पाकिस्तानी उग्रवादियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला लिया। हिंदुस्तानी सेना ने दुश्मनों को खदेड़ कर रख दिया। फिर इस जंग के आखिरी दिन LOC का जन्म हुआ। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना ATC के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलती देर नहीं लगी। जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शे की कमी के बावजूद जांबाज हिंदुस्तानी सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने तब तक कबायलियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया था कि भारत सिर्फ साइज में ही नहीं बढ़ा, बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों में ही 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे अलग हुआ LOC और POK। इस जंग के बाद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा, जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में है उसे LOC कहा जाएगा। इसी तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज POK कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है।
जिसमें गिलगित, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बल्तिस्तान शामिल है। कश्मीर पर कब्जे की जंग 1947 में शुरू हुई। कश्मीर को जख्मी करने वाली इस वारदात को आज करीब 70 साल हो गए हैं। पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए शुरू हुई 1947 में ये जंग अब भी जारी है। 1949 में सीज फायर के ऐलान के बाद LOC की लकीर खींच चुकी थी, जहां तक कि इसके बाद पाकिस्तान से लगने वाली तमाम सरहदों, तमाम सीमाओं, तमाम बॉर्डरों पर जो सेनाएं तैनात की गई थी ना, वो आज तक कायम है। 1949 से लेकर 1965 तक कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान कोई ना कोई मकारी करता रहा। आजादी के बाद एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दुनिया भर से हथियारों को बटोरने में जुटा रखी थी। भारत से करारी हार के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीरी जिहादियों के बेस में अपनी सेना के जवानों को चोरी छिपे करगिल की पहाड़ियों पर घुसा दिया। लेकिन ऑपरेशन चलाकर भारतीय जांबाजों ने दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहाड़ियों की ऊंचाई की वजह से पाकिस्तानी उग्रवादियों का सामना करने में भारतीय फौज के सामने कई मुश्किलें आ रही थी, लेकिन भारत में तोपों की गरज से दुश्मन के हौसले पस्त हो रहे थे। भारतीय फौज ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल से पाकिस्तान घुसपैठियों को मार भगाया था। ये थी कश्मीर इनसाइड स्टोरी। 72 साल पहले ऐसे भारत में शामिल हुआ था कश्मीर।